हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। बाहों से हम अंबुधि अगाध थाहेंगे, धस जाएगी ये धरा अगर चाहेंगे। तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहां कहेंगे मेघ वहीं गहरेंगे। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। और ये क्रोध, ये प्रतिशोध क्यों है, इसे समझने के लिए कुछ हजार बरस पीछे चलते हैं। मशहूर यूनानी दार्शनिक प्लेटो, जिसे हम अफलातून भी कहते हैं, एक मार्के की बात कहकर गया न्याय यानी जस्टिस के बारे में, कि ये एक अच्छा गुण है, सद्गुण। इसके लिए संयम, बुद्धिमानी और साहस, ये तीनों होने चाहिए। बीती रात हिंदुस्तान ने इन तीन गुणों का संगम करते हुए न्याय किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का न्याय, नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। 6-7 मई की दरमियानी रात 1:51 पर इसकी डिलीवरी की खबर देश को दी गई। आतंकियों ने चुन चुनकर भारतीय टूरिस्टों को धर्म पूछकर उनके घर की स्त्रियों के सामने मारा था, ये कहते हुए कि जाओ और जाकर मोदी को बता दो। मोदी कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस भारत परिवार के मुखिया। उन्होंने, आपने, हमने और हमारी सेना ने बता दिया और दुनिया को यह बताने का जिम्मा सौंपा भारत की 2 बेटियों को, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये एक साथ पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिफ मुनीर की 2 नेशन थ्योरी का दुत्कार था, वहीं भारतीय अस्मिता के साथ घिनौनी हरकत करने का प्रतिकार। आज के शो में हम आपको विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बताएंगे। कैसे पाकिस्तान में घुसकर भारत की थल, जल और नभसेना ने 9 पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ये ठिकाने क्यों चुने गए? बौखलाए पाकिस्तान ने फिर क्या अनर्गल दावे किए? उन दावों की पोल खोल कैसे हुई? और दुनिया जिसे कहते हैं, उस बिरादरी के सामने कैसे पाकिस्तान को अलगाया गया? भारत में इस हमले के बाद क्या हलचल है और क्यों हमारे एक जनरल ने कहा पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन कल आधे घंटे आसमान में जो पिक्चर चली, जो शोले चली और तमाम कायर गब्बरों को जो न्याय मिला, पहले उसकी कहानी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बैठे 70 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। इस संख्या के और बढ़ने की संभावना है। संदेश सीधा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत को सॉफ्ट स्टेट समझने की गलती मत करना। भारत ने एक परिपक्व लोकतंत्र की तरह सटीक और न्यायोचित कार्रवाई की। स्ट्राइक से ठीक पहले इंडियन आर्मी के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन यानी ADGPI की तरफ से एक्सपोस्ट आया, लिखा था प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, मतलब हम तैयार हैं जीतने के लिए। घड़ी में रात के 2 बजने वाले थे। लोग सोने की तैयारी कर रहे थे या सो चुके थे। और इस बीच भारत सरकार के पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें लिखा था कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में टारगेटेड हमले किए हैं और पहलगाम में हुई बर्बरता का जवाब दिया है। और क्या था इस प्रेस नोट में? अब से कुछ देर पहले भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रची जाती है। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमने कंसिडरेट रिस्ट्रेन यानी अपेक्षाकृत संयम दर्शाया। हमारी कार्रवाइयां लक्षित थीं और हमने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। हम किसी भी तरह का सैन्य टकराव नहीं भड़काना चाहते।
पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के बाद ये एक्शन लिया गया, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की जान गई थी। भारत के संदेश में लोकतांत्रिक परंपराओं से आने वाली परिपक्वता दिखती, और यही फर्क है पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट और फ्लरिशिंग स्टेट हिंदुस्तान में। एक दिन पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अपने प्रोजेक्शन में बताया कि साल 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के साथ एक लंबे सैन्य टकराव में उलझने के बजाय समय समय पर आतंकवादियों को प्रसाद वितरण करना, उनकी दुष्टताओं का दमन करना, यही ठीक है। और ये ठीक कैसे है, समझते हैं एक्सपर्ट से। जंग अगर कई दिनों तक चलती है, लंबी अवधि की जंग होती है, तो पाकिस्तान के लिए शायद कुछ दिन भी ये जंग कर पाना बहुत कठिन होगा। बेनजीर भुट्टो ने ललकारा था कि 1000 साल तक युद्ध करेंगे भारत से। मुझे नहीं लगता कि उनकी 1000 दिन छोड़िए 100 दिन 10 दिन की भी औकात है। ये आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान की, इसलिए कोई तुलना या कंपैरिजन करना कहीं से भी किसी भी आधार पे आवश्यक नहीं है। ये जरूर है कि किसी भी जंग में दोनों तरफ नुकसान होते हैं। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा युद्ध विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं है जिसमें दोनों तरफ नुकसान ना हुआ हो। नुकसान युद्ध के कारण होता है, अमेरिका ने झेले है नुकसान, बाकी सब देशों ने, वर्ल्ड वॉर में भी दोनों तरफ नुकसान हुआ है, रशिया यूक्रेन युद्ध में भी नुकसान हुआ। केवल एक देश है जिसका बहुत ज्यादा कोई लड़ाई का हिस्ट्री नहीं है, चाहे उनकी सेना काफी बड़ी मानी जाती है और वो काफी दम बताते हैं अपनी सेना का, वो है चीन। चीन बैटल टेस्टेड बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहां तक भारत और पाकिस्तान की बात है, मेरा मानना है कि पाकिस्तान की औकात किसी भी प्रकार का युद्ध भारत से करने के लिए लंबे क्या छोटी अवधि के लिए भी नहीं। अब आगे की बात करते हैं। 6-7 मई की दरमियानी रात जैसे ही ADGPI ने सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की, वैसे ही सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस तैरने लगे। इनमें धमाके दिख रहे थे, लपटें उठ रही थी। कई वीडियो फर्जी थे जिनके जरिए पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर हमला होने का झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ वीडियो सत्य भी थे। इसमें एक वीडियो पाकिस्तान के बहावलपुर का है। देखा जा सकता है कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सवार हैं और कुछ कार में, और भीतर से वीडियो बन रहा है। रात के अंधेरे में अचानक जोरदार विस्फोट होता है, लोग रुक जाते हैं, उथल पुथल होती है, बाइक सवार रास्ते बदलते हैं। हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से पुष्टि होती है और इसके ठीक बाद LOC पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी, बौखलाहट में गोले दागे जाते हैं। पहले से तैयार इंडियन आर्मी यहां जवाबी कार्रवाई करती है। भारत में आज का सूरज सेना के शौर्य को सलाम करता हुआ उगता है और पहलगाम पीड़ितों की आंखों में दिखती है संतोष की झलक। ये चेन ऑफ इवेंट्स हुआ। अब उन आतंकी ठिकानों की बात जिन्हें खत्म किया गया। सुबह कच्ची पक्की जानकारियां आ रही थी, लेकिन पूरी तस्वीर साफ हुई 10:15 बजे, जब भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में पत्रकारों को बुलाया गया तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री के दोनों तरफ लगी 2 नामों की पट्टियों पर नजर गई। 2 महिला अधिकारियों के नाम लिखे थे, इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर कार्रवाई की जानकारी देने के लिए 2 महिलाओं को चुना। देश और दुनिया को एक संदेश दिया। यह संदेश क्या है? यह संदेश एकता का है, यह संदेश शक्ति का है। यह पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की उस कट्टर सोच के मुंह पर तमाचा है जो 2 नेशन थ्योरी के चलते हिंदुस्तान में कौमी बंटवारा करना चाहते हैं। भारत ने एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला कमांडर को साथ बिठाया क्योंकि इनका मजहब, इनका धर्म बाद में है, पहले ये हिंदुस्तानी हैं, पहले ये भारत की सुरक्षा का ख्याल करने वाली अधिकारी हैं। पूरी दुनिया को बताया गया कि भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार में गहरा यकीन रखता है। एक और संदेश, आतंकियों ने पुरुषों को चुन चुनकर मारा था, उनकी पत्नियों, बहनों, माओं को जीवन भर के जख्म दिए थे। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका इन महिलाओं के प्रतिनिधि बनकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और पूरी दुनिया को बताया कि दकियानूसी कंजर्वेटिव धर्मांध स्टेट पाकिस्तान और उसको किस तरह से न्याय दिया गया। और भारत कैसा है? उदार है, आधुनिक है, अवसरों से लबरेज लोकतंत्र है। क्योंकि बात इन दोनों महिला अफसरों की हो रही तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड भी जानते हैं।
कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय थल सेना के सिग्नल कोर की अधिकारी हैं। 1999 में ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से सेना में कमीशन हुई। उनके पति मेजर ताजुद्दीन कुरैशी भी सेना की मैकेनाइज इन्फेंट्री में सेवाएं दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के दादा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। मार्च 2016 में कर्नल सोफिया कुरैशी मल्टीनेशनल मिलिट्री अभ्यास में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी भी बनी थी। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बचपन में ही एयरफोर्स से जुड़ने का सपना देख लिया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, साथ ही एनसीसी से जुड़ी। 18 दिसंबर 2019 को उन्हें वायुसेना में परमानेंट कमीशन मिला। विंग कमांडर व्योमिका के पास 2500 घंटों से ज्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे ऊंचाई वाले और चुनौतीपूर्ण इलाकों में उड़ान भरी है। भारत की इन जाबाज महिला अधिकारियों को सलाम प्रणाम। अब बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या बताया। इन्होंने उन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी जिन पर हमला किया गया। मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान। ये जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन का हेडक्वार्टर है। यहाँ 2019 के पुलवामा हमले जैसी आतंकी वारदात की साजिश रची गई। आतंकियों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी। मरकज तैयबा मुरीद के शेखपुरा, पंजाब, पाकिस्तान। ये लश्कर तैयबा का मुख्य प्रशिक्षण और प्रचार केंद्र है जो साल 2000 में बना। 200 एकड़ में फैला है, लाहौर से 40 किलोमीटर दूर है। 26/11 के आतंकी अजमल आमिर कसाब ने बताया था कि उसे मुरीद के ही मरकज तैयबा में ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने का काम भी इसी मरकज से किया जाता था। तीसरा ठिकाना महमून अजोया, सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान। यह हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है, आईएसआई के सपोर्ट से बनाया गया था। चौथा ठिकाना तेहरा कला, नरोवाल, पंजाब, पाकिस्तान। यह जैश का ठिकाना है जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे एक हेल्थ सेंटर की आड़ लेकर बनाया गया था ताकि किसी को शक न हो। मरकज अहले हदीस, बरनाला, भिम्बर, पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर। ये लश्कर का ठिकाना था। पुंछ, राजौरी, रियासी क्षेत्र में आतंकियों को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। एलओसी के करीब होने की वजह से इस कैंप को घुसपैठ के लिए बड़े पैमाने पर लॉन्चिंग पैड के तौर पर यूज किया जाता था। मरकज अब्बास कोटली, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में है। जैश का केंद्र पुंछ से सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी पर। घुसपैठ करने वाले आतंकी इसी में कैंप बनाकर रहते थे। इस सेक्टर में पाकिस्तान सेना की पोस्ट है। पाकिस्तान सेना की गोलीबारी की आड़ में आतंकी यहां से भी घुसपैठ की कोशिश करते थे। मस्कर रहील शाहिद, ये कोटली जिले में है, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में। हिजबुल मुजाहिदीन का पुराना ठिकाना जो मीरपुर कोटली रोड पर मेहुली पुल से 2.5 किलोमीटर दूर था। यहाँ आतंकियों के लिए हथियारों और रहने का इंतजाम किया जाता था। शवई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर। लश्कर का अहम ठिकाना जो साल 2000 की शुरुआत से काम कर रहा था। यहाँ आतंकियों की भर्ती, रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षण होता था। मरकज सैयदना बिलाल, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जैश का मुख्य केंद्र है जो मुजफ्फराबाद में रेड फोर्ट के सामने था। ये जम्मू कश्मीर में भेजे जाने वाले आतंकियों के लिए एक ट्रांजिट कैंप जैसा था। इस ठिकाने पर हर वक्त 50 से 100 के लगभग आतंकी रहते थे। कुल जमा बात ये कि 9 ठिकानों पर जो हमला था वो सटीक था और सीमित था ताकि तनाव ज्यादा ना बढ़े। भरोसेमंद खुफिया जानकारी के आधार पर ये ठिकाने चुने गए। इन हमलों का असर इतना तगड़ा था कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर बिलबिला उठा। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए अजहर ने कहा कि यह बहुत ही क्रूर हमला था और गीदड़ भभकी दी कि अब उससे कोई दया की उम्मीद ना करे। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि 7 मई 2025 की तारीख को मसूद अजहर के मुंह से दया जैसा शब्द उच्चारित हुआ। वो आदमी दया ना दिखाने की बात करने लगा जिसका करियर ही बेकसूरों के खून से लिखा गया है। और मसूद अजहर को ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि दया हम भी नहीं दिखाएंगे। इलाज जल्द होगा, हिंदुस्तानी तरीके से होगा। भारतीय एजेंसियां भरपूर कोशिश कर रही हैं। हम बात करते हैं अब इस सर्जिकल स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी की, समझते हैं कि इसे किन हथियारों के जरिए अंजाम दिया गया। सबसे पहले तो ये जानिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान की जुगुलर वीन यानी पंजाब प्रांत में एयर स्ट्राइक की। इसके लिए अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल किए गए। सेना ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि एयरफोर्स ने हैमर मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि आतंकी समूहों से जुड़े मध्यम दूरी के ठिकानों पर सटीक हमला हो। यह स्कल्प मिसाइल के साथ मिलकर काम करती है जो लंबी दूरी के स्थिर ठिकानों पर हमले के लिए बनी है। हैमर और स्कल्प को साथ मिलाकर बंकरों में गहराई तक हमले किए गए। कुछ पॉइंटर्स के जरिए इन मिसाइलों की खासियत समझते हैं।
स्कैल्प 1994 में बनी फ्रांस की कंपनी मात्रा ने इंग्लैंड के ब्रिटिश एरोस्पेस के साथ मिलकर इसे डेवलप किया। ये मिसाइल रफाल, मिराज 2000, यूरोफाइटर टाइफून, सुखोई 24 और ग्रिपेन जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च हो सकती है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निशाना साध सकती है। डीप स्ट्राइक और 450 किलोमीटर तक वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। अब बात हैमर की। फ्रेंच कंपनी साफरान की बनाई हुई मिसाइल, हथियारों की दुनिया में इसका निकनेम है स्मार्ट मिसाइल। नाम के पीछे कारण सटीकता, मजबूत बंकरों और इमारतों को नष्ट करने की खासियत। रफाल के अलावा भारत के तेजस विमान से भी दागी जा सकती है। इन मिसाइलों के अलावा भारत ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया। इसे कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझिए, उड़ता भी है, उड़ाता भी है। स्मार्ट हथियार है। पहले ड्रोन की तरह उड़कर चुपचाप इलाके की निगरानी करता है, दुश्मन का ठिकाना देखता है और फिर मिसाइल की तरह हमला कर देता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एक्सपर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में 4 किस्म के हथियार यूज किए गए इंडियन एयरफोर्स द्वारा। सबसे पहला जो है हैमर एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है। ये हैमर जो है एक बॉम्ब है, बॉम्ब किट है जो एक कन्वेंशनल बॉम्ब को एक स्मार्ट म्यूनिशन बना देती है। और इससे क्या होता है कि एयरक्राफ्ट स्टैंड ऑफ अटैक्स कैरी आउट कर सकते हैं, कि मतलब टारगेट के ऊपर ना आके दूर से ही उसे रिलीज कर सकती है। दूसरा जो वेपन उन्होंने यूज किया है आज ऑपरेशन सिंदूर में, वो है स्कैल्प मिसाइल। ये स्कैल्प मिसाइल जो है एक स्मार्ट मिसाइल है, एक क्रूज मिसाइल है, जो कि जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर। जो उसकी जो एक्यूरेसी है, बहुत ही शानदार एक्यूरेसी उसका माना जाता है। 1 मीटर के टारगेट पे वो अटैक कर सकती है। तीसरा जो है एक हैरॉक करके एक लॉइटरिंग म्यूनिशन हमारे पास हमने यूज किया है। ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह है। तो एक ग्राउंड लॉन्च है, जनरली एक ट्रक से लॉन्च किया जाता है इसको, इस हैरॉक को। और इसकी जो रेंज है कम से कम 70 से 80 किलोमीटर दूर से ये वार कर सकती है। और फाइनली चौथा अस्त्र जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत में बनाया जाता है। इसके 4 वेरिएंट्स हैं, सरफेस लॉन्च्ड, एयर लॉन्च्ड, सबमरीन लॉन्च्ड और शिप लॉन्च्ड इसके वेरिएंट्स हैं। ये मिसाइल जो है एक ऑलमोस्ट अनइंटरसेप्टेबल मिसाइल है। इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये इतनी तेज गति से चलती है, कम से कम मैक 3 पे इसकी स्पीड है, रफ्तार है। इट इज फ्लाइज नियरली 3 times द स्पीड ऑफ साउंड। और ये बहुत ही एक अत्याधुनिक मिसाइल है। अब टारगेट का आप सोच ही सकते हैं क्या हश्र हुआ होगा। ये तो हमले और इसकी स्ट्रेटजी की मुख्य बातें हुई। अब इसका असर देखिए। असर है पाकिस्तान का मेल्टडाउन। सबसे पहले तो वहां के हुक्मरान यही नहीं समझ पाए कि भारत ने इतने बड़े ऑपरेशन को इतनी सटीकता के साथ अंजाम कैसे दिया। सन्निपात की स्थिति बन गई, बयानों का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग से बात की और कहा, अगर भारत हमले रोक दे तो हम कोई जवाबी हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार एक विदेशी मीडिया चैनल के साथ इंटरव्यू के लिए बैठे, बोले पाकिस्तान तो मासूम सा देश है, यहाँ कोई आतंकी कैंप नहीं, हम तो खुद आतंकवाद के शिकार हैं। एंकर ने वहीं उनका फैक्ट चेक कर दिया। कहा, कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री आए थे, शो में स्वीकार करके गए कि बरसों तक आतंक को पनाह, फंडिंग और ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी। बेनजीर भुट्टो से लेकर परवेज मुशर्रफ तक ये स्वीकार कर चुके हैं। लादेन आपके यहाँ पकड़ा गया, अमेरिका ने बिना बताए ऑपरेशन किया क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा नहीं था। चंद साल पहले FATF की ग्रे लिस्ट में आप थे। इसके बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री की फूंक सरक गई। वो वीडियो भी खोज कर देखिएगा। पाकिस्तान को सत्य की कसौटी पर कसने की बात हो रही है तो उसके द्वारा फैलाई जा रही 5 झूठों की पड़ताल भी कर लेते हैं। पाकिस्तान का झूठ नंबर 1, इस तस्वीर के साथ कहा गया कि भारत का एक रफाल विमान पाकिस्तानी सेना ने बहावलपुर में मार गिराया। इस दावे को पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने भी हवा दी। सच्चाई क्या है? ये वायरल तस्वीर 4 साल पुरानी है, वो भी रफाल की नहीं। तस्वीर है मई 2021 की, जब भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान पंजाब के मोगा जिले के लंगियाना खुर्द गांव के पास खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पाकिस्तान का झूठ नंबर 2, इसी तरह की एक और तस्वीर को शेयर करके कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के सुखोई को मार गिराया। सच्चाई, ये दावा भी हमारी पड़ताल में फर्जी निकला। असल में ये तस्वीर सितंबर 2024 की, यानी 8 महीने पुरानी। इसमें भारतीय सेना का फाइटर जेट MiG-29 है, जो राजस्थान के बाड़मेर में तकनीकी खामी के चलते क्रैश हो गया था।
पाकिस्तान का झूठ नंबर 3 कि पाकिस्तान ने भारतीय जेट विमान के मलबे को हटाने का वीडियो जारी किया। सच्चाई, प्रोपेगेंडा के इस गेम में एआई की एंट्री हुई, यानी इस वीडियो का दूर दूर तक ऑपरेशन सिंदूर तो छोड़िए, असल दुनिया से कोई वास्ता नहीं, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। झूठ नंबर 4 पाकिस्तान का कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जेट गिरा दिए, जिसके बाद वायुसेना के पायलट को पाकिस्तानी लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर। सच्चाई, ये दावा भी फर्जी है। वीडियो 2 महीने पुराना है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी का है, जहां मिराज 2000 तकनीकी दिक्कतों के चलते क्रैश हो गया था। तस्वीर में जितने भी लोग दिख रहे हैं सभी भारतीय हैं। दावा नंबर 5, एक वीडियो के जरिए कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय एयरक्राफ्ट को हवा में मार गिराया। सच्चाई, ये एक वीडियो गेम का वीडियो है। अब इससे ज्यादा क्या ही सच्चाई बताएं। और भी फैक्ट चेक बता रहे हैं हमारे साथी शुभम। अगला दावा जुड़ा है श्रीनगर एयरबेस से। कई पाकिस्तानी हैंडल्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के श्रीनगर एयरबेस पर हमला कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि श्रीनगर एयरबेस पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। हमने वहां पे मौजूद कई पत्रकारों से भी पूछा, इसका पुष्टि की, तो उन्होंने भी बताया कि वहां पे कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है। अच्छा, उसके साथ जो तस्वीरें शेयर की गई, वीडियो शेयर किए गए, वो जब हमने देखा तो पता चला कि वो तो साल भर पुराना है और वो पाकिस्तान का ही है। इसके अलावा एक और दावा किया गया युद्ध बंदियों को लेकर, यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो कई सोशल मीडिया हैंडल्स और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना ने 3 भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया था अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन यह दावा भी भ्रामक निकला। उन्होंने यानी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया है। वहीं अखबार द हिंदू ने भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के हवाले से इस दावे को बेबुनियाद बताया है। एक तरफ पाकिस्तानी हुक्मरानों का मेल्टडाउन है, दूसरी तरफ अनर्गल प्रलाप और तीसरी तरफ स्वीकारोक्ति है कि भारत के लड़ाकू जहाज आए और हमें ध्वस्त करके चले गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं 75 से 80। फिलहाल हमने गिनती और अंदाजे का काम उनके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि भारतीय सेना अपनी सहूलियत के हिसाब से बेहद ज़रूरी ब्यौरे ही साझा करेगी। ये तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बात हुई। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुख ऑपरेशन रूम, वॉर रूम से इस स्ट्राइक की निगरानी और इसके अपडेट्स के बारे में लगातार जानकारी ले रहे थे। अब दिल्ली की बात। दिल्ली में सुबह से हलचल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सेना की तारीफ की। केंद्र सरकार ने 8 मई की सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार सभी दलों के प्रतिनिधियों को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ करेगी। विपक्षी दल पहले ही इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से मुखातिब हुए और पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर फिर से समर्थन जताया। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के और भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद
हिंदुस्तान जिंदाबाद। इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में राष्ट्रपति और सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू जी से मिले। राष्ट्रपति भवन की तरफ से किए गए एक पोस्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ दिया। साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से अपडेट आया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रूस के अपने समकक्षों को जानकारी दी। द हिंदू की सुहासिनी हैदर की रिपोर्ट की माने तो पिछले 2 हफ्तों से इन 5 देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में थे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की भारत यात्रा भी बुधवार को होनी थी, लेकिन उनकी यात्रा कुछ घंटे के लिए टल गई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, जापान, रूस और फ्रांस के सुरक्षा सलाहकारों से एनएसए से बात की। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा भी रद्द कर दिया गया है। अब बातें देश से आए दृश्यों की। अलग अलग हिस्सों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अभ्यास किए गए ताकि हमले की स्थिति में आम नागरिकों को सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी जा सके। दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, बिहार से लेकर मुंबई तक देश के हर राज्य के बड़े और संवेदनशील शहरों में पूरी तैयारी के साथ मॉक ड्रिल हुआ। स्कूल, रेलवे स्टेशन, बिल्डिंग, ऑफिस, मार्केट में लोगों के साथ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, एम्बुलेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हुए। देश के कुल 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को उससे बाहर रखा गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तान की गोलीबारी जारी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस गोलीबारी में 15 नागरिकों की दुखद मृत्यु की खबर है। साफ जानकारी के लिए चलते हैं साथी पत्रकारों के पास। इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हैं, उरी सेक्टर में। यहां पर भी कल देर रात शेलिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका जवाब भारत ने दिया। और पुंछ और मेंढर की अगर हम बात करें तो उन इलाकों में भी हैवी फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से। और जो सिविलियन इलाके हैं, जो सिविलियन घर हैं, उनको निशाना बनाया गया 155 mm की आर्टिलरी गन से। और पाकिस्तान की शेलिंग में 15 लोगों की जान चली गई है, जो पुंछ और मेंढर के इलाके हैं। अगर पुंछ और मेंढर की हम बात करें तो ये बिल्कुल एक्सपोज्ड है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और यहां पर हैवी शेलिंग की खबर सामने आई है और लोग दहशत में हैं। पुंछ के इलाके से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इतनी तादाद में जाने 1971 के बाद यहां की शेलिंग में गई हैं। और यही हाल उरी का भी है, जहां पर कई घायल हुए हैं, कई घरों में आग लगी है शेलिंग की वजह से, गांव वाले परेशान हैं। और इस पूरे इलाके की बात करें तो जो बारामूला का सेक्टर है, कुपवाड़ा का सेक्टर है, वहां पर भी सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पिछले 12 दिनों से स्मॉल आर्म फायरिंग हो रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की रात यानी कल देर रात हैवी फायरिंग यहां पर की गई, लगभग 2 बजे के बाद से रात को, और सुबह तक ये फायरिंग होती रही, जिससे लोग हैरान हैं, परेशान हैं। हमने आपके सामने भारत के एक्शन की तस्वीर रखी, पर क्या पहलगाम हमले के जवाब में ये भारत की पहली और आखिरी कार्रवाई थी? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुल 21 ठिकाने चिन्हित किए थे, अभी 9 को निशाना बनाया है। इन सबके बीच पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक्सपोज सामने आई, वायरल हुई, लिखा था पिक्चर अभी बाकी है। क्या हो सकती है पिक्चर, हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। ये एंटायरली डिपेंड करता है कि पाकिस्तान आर्मी अब क्या चाहती है। क्या उन्हें लगता है कि उनका कहना है कि उन्होंने इंडियन जेट्स को डाउन किया है, गिरा दिया है, मार गिराया है। ऐसा कोई सबूत अब तक पेश नहीं किया गया, लेकिन उनकी तरफ से ना कि हमारी तरफ से कि ऐसी घटना हुई है, लेकिन वो ऐसा दावा करते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में भी अनाउंस कर दिया, उनके सेनेट में। और अगर उन्हें लगता है कि दे हैव अचीव्ड एस्केलेशन डोमिनेंस ओवर इंडिया, तो फिर इसकी कोई रिटेलिएशन नहीं हो सकती है। बॉल अब जनरल आसिम मुनीर के कोर्ट में है, वो क्या करना चाहता है। अगर पाकिस्तान चाहे तो वो रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन वो किस टारगेट को चुनेंगे ये भी उन्हें शायद पता नहीं होगा। और इस टारगेट के चॉइस पे निर्भर होता है हमारे क्या रिस्पॉन्स होगा इसके बाद, कि ये जो एस्केलेशन लैडर जिसकी हम बात करते रहेंगे, हम बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। नाउ वी हैव अचीव्ड जिसको कहते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस ओवर पाकिस्तान आज के स्ट्राइक्स के बाद। अब वक्त है कुछ अपीलों का। तनाव बढ़ा है, ऐसे में देश के नागरिक यानी हम और आप 3 बातों का ख्याल जरूर रखें। क्या? पहली, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ऐसे में बिना जांचे परखे कोई भी जानकारी शेयर ना करें। हमेशा विश्वसनीय समाचार सूत्रों का रुख करें और
देश की एकता को मजबूत रखें। दूसरी बात, तमाम सिक्योरिटी और सरकारी एजेंसियां लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही हैं, इनका सख्ती से पालन करें। और तीसरी बात, अगर आप ये देखते हैं कि कहीं पर भारतीय सेना का मूवमेंट हो रहा है तो इसकी तस्वीरें, वीडियो ना खींचें, ना बनाएं, सोशल मीडिया पर इन्हें ना डालें, क्योंकि दुश्मन की भी निगाह है, वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। इन्हीं अपीलों के साथ आज के शो को विराम देते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा और सबसे पहले देश का ख्याल रखिए। जय हिंद की सेना। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पगा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।